जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज एडीओ 2023 की तैयारी। इसमें हम करेंगे आरक्षण। अभी बहुत सारे हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें पंच का आरक्षण होगा, सरपंच का आरक्षण होगा, जनपद सदस्य का आरक्षण होगा, जिला सदस्य का आरक्षण होगा, जनपद उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष है। इन सब का आरक्षण पढ़ने वाले हैं। सबके लिए एक ही फार्मूला रहता है, एसटी, एससी, ओबीसी और महिला के लिए आरक्षण। तो ये आपको अभी जितने भी चैप्टर आने वाले हैं सब में आपको ये चीज फेस करना होगा कि आरक्षण कैसे होता है। तो सबको आरक्षण को करने से पहले या फिर उन सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक बेसिक जानेंगे कि आरक्षण होता कैसा है। ठीक है, तो ये जो हम आज आरक्षण पढ़ेंगे वो आपके पंच, सरपंच, जिला सदस्य, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष के लिए काम आएगा। साथ में ही आरक्षण आपके जिला अध्यक्ष के लिए भी काम आएगा। लेकिन जिला अध्यक्ष का जो चुनाव है वो सचिवालय लेवल पे होता है, तो वो एक वीडियो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन तरीका वही रहता है ना। तो ये कि आपको किसके किसके लिए काम आएगा, पंच, सरपंच, जिला का सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सबके लिए चुनाव का जो फार्मूला रहता है, किस प्रकार आरक्षण होता है। कभी आप यदि गांव के निवासी हो तो आपको पता होगा कि कभी आपके गांव में कभी सरपंच महिला आती है, कभी एसटी, कभी ओबीसी, कभी ओबीसी पुरुष हो जाता है, कभी एसटी महिला हो जाती है आपकी सरपंच। तो ये होता कैसे है, ये किनके हाथ में रहता है कि किस ग्राम पंचायत का सरपंच एसटी होगा, ओबीसी होगा, उसमें भी यदि महिला है कि ओपन है कि यूआर है। ये सब हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नए तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल पसंद आए तो ही वीडियो पसंद आए तो तभी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अधिक समय व्यर्थ न करते हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, पेज नंबर 2। ठीक है, ये पेज नंबर मैं इसलिए लिखा रहता हूँ, यदि किसी को डाउट हो तो सीधे पेज नंबर को लिखकर मुझे कमेंट कर सके। ठीक है, सबसे पहले हम आज देखते हैं कि आरक्षण का नियम क्या होता है। एस पर पंचायती राज रूल। ठीक है, एस पर पंचायती राज जो रूल है, आरक्षण केवल एसटी, एससी के लिए कहा गया है। याद रखिएगा, यदि हम 73वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं तो 73वां संविधान संशोधन में एसटी, एससी के लिए आरक्षण है। ठीक है, तो जो 73वां संविधान संशोधन है उसमें केवल एसटी, एससी की आरक्षण के बारे में कहा गया है। और जो जितने भी सीट होंगे आरक्षित सीट, उसमें महिला जाति की आरक्षण की बात कही है। लेकिन जब हम 73वां संविधान संशोधन के अलावा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की बात करेंगे तो हमें यहाँ ओबीसी का भी आरक्षण देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ भी आप साफ देख लीजिए कि ओबीसी का जो आरक्षण मिलेगा, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता होती है एसटी, एससी को। ठीक है, एक कुछ कंडीशंस होते हैं, यदि वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो पाते हैं तब की स्थिति में ओबीसी के लिए आरक्षण किया जाता है। ठीक है, जैसे नीचे लाइन में आपको दिखाई देगा, एसटी, एससी का आरक्षण कुल से यदि जितने कुल से मतलब कुल मैं ये लिख देता हूँ, कुल सीट होगा, है ना। कुल सीट से 50 या 50% कम हो जाने पर ओबीसी को 25% की आरक्षण दिया जाता है। जैसे मैं मान लेता हूँ यदि कोई 10 सीट था, ठीक है, 10 सीट था और एसटी और एससी मिला के एससी में आ गया 5 सीट और एसटी में आ गया 2 सीट, तो टोटल कितने सीट आरक्षित हो गए, 7 सीट। तब की स्थिति में ओबीसी को 25% आरक्षण नहीं मिलेगा। कहा गया ना, कुल सीट में से यदि 50% या 50% या उससे कम, ठीक है, 50 या उससे कम सीट, 50% या उससे कम प्रतिशत सीट यदि आरक्षित होती है एसटी, एससी मिला के, तब ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन यदि हमने यहाँ पे उदाहरण लिया है कि 5 सीट एससी, 5 सीट 2 सीट ओबीसी को सॉरी एसटी को दिया जाए, तो टोटल 7 सीट आरक्षित हो गया। तो 7 सीट आरक्षित होने की वजह से ये 50% से ऊपर चला गया। 10 का 50% कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो यदि 5 सीट आरक्षित होता या 5 से कम आरक्षित होता, ठीक है, 5 या 5 से कम आरक्षित होता तो हम तो क्या करते, ओबीसी को 25% सीट आरक्षण किया जाता। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 12 सीट का था। 12 सीट में यदि 4 सीट एसटी ले गया, ठीक है, और 1 सीट ले गया हमारा, या फिर 2 ही मान लेते हैं, 2 सीट ले गया एससी। अब टोटल कितना आरक्षित हो गया, टोटल 6 सीट आरक्षित हो गया। लेकिन नियम कहता है, देखिए, और 12 का 50% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
यदि 50 या 50%, 50 या 50 से कम सीट आरक्षित होता है तब हम 25% ओबीसी को देते हैं। ठीक है, तो 25% अब दिया जाएगा ओबीसी को, क्योंकि यहाँ केवल 6 सीट भर पाया। तो क्या करेंगे हम 12 का 25% निकालेंगे। ठीक है, 12 का 25%, 25 से कम 25, 25 चौके 6, 4 एकम 4, 4 तिया 12। इस प्रकार ओबीसी को 3 सीट देना होगा। अब कई बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होगा, या फिर जो देखने वाले हमारे गांव वाले साथी हैं, कि एस टी एस सी को किस रेशियो में आरक्षण दिया जाएगा। तो एस टी एस सी का उसके जिस जगह पर वो निवासरत है, यदि छत्तीसगढ़ में निवासरत है, छत्तीसगढ़, यदि हम पूरे छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में जितने एस टी एस सी ओ बी सी सॉरी जितने एस टी की संख्या होगी, जितना एस सी की संख्या निवासित होगी, उसका 1% निकाला जाएगा। उसी प्रकार यदि हम जिला के केस में देखें तो एक जिले में जितना एस टी एस सी का प्रतिशत है ना, कुल जनसंख्या में से कितना एस टी एस सी का प्रतिशत निवासरत है, उसके हिसाब से उन्हें आरक्षित सीट दिया जाता है। लेकिन ओबीसी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ओबीसी के लिए कहा गया है यदि नियम फुलफिल नहीं होता है तो सीधे 25% ओबीसी को आरक्षण दे दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट नियम क्या कहता है। कुल आरक्षित सीटों में से 50% सीट महिला को दिया जाना है। हमने यहाँ क्या लिखा था, हमने पहले एग्जाम्पल में देखा कि 5 सीट हमारा एससी चला गया और 2 सीट हमारा चला गया था एसटी को। तो कितना प्रतिशत आरक्षित हो गया था, टोटल 7 सीट आरक्षित हो गया। ठीक है, अब देखिए कुल आरक्षित स्थान में से 50% जो सीट है वो महिला के लिए आरक्षित होगा। तो एससी के लिए कितना आरक्षित था, 5, इस 50% मतलब आधा, 5 का आधा कितना हो गया, 2.5। लेकिन याद रखिएगा जब भी 2.5 हो जाएगा या 0.5 से ऊपर हो जाएगा तब हम इसको 3 सीट मानेंगे। इसका मतलब है कि 3 सीट में एससी फीमेल ही आ सकती है। ठीक है, 3 सीट में एससी फीमेल ही आ सकती है। उसी प्रकार एसटी के लिए 2 सीट निकाला गया था, इसका 50% कितना हो जाएगा, इसका 50% हो जाएगा 2, 1। तो 1 महिला सीट हो जाएगा एसटी फीमेल सीट। ठीक है, बाकी बचा 1 सीट और यहाँ 2 सीट। तो यहाँ पे एससी महिला पुरुष दोनों लड़ सकते हैं, है ना, मेल फीमेल। और इस 1 सीट पर एसटी के मेल और फीमेल दोनों दावेदारी कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कुल आरक्षित सीट में से 50%, अब आरक्षित सीट कितना हुआ था, 7। ठीक है, इसका आधा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3.5, लेकिन 3.5 ना बोल के हम इसको 4 सीट बोलेंगे। तो मिनिमम 4 सीट मुझे आरक्षित करना ही होगा, जो यहाँ हो गया 3 और 1 4, टोटल 4 सीट आरक्षित हो गया। ठीक है, अब अगला लाइन पढ़िए, थोड़ा सा आपका दिमाग घूमने वाला है। कुल प्रत्यक्ष निर्वाचित सीट में से आधा सीट महिलाओं हेतु आरक्षित होगा। यहाँ दोनों बातें कही गई है, जिसमें एस टी एस सी ओबीसी में जो हमने महिला के लिए आरक्षित किया था वो भी शामिल है। ठीक है, कुल प्रत्यक्ष सीट से निर्वाचित, या के वर्ड आया है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष देखिए चुनाव 2 प्रकार से होता है, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको रफ करके हम ये पूरा चीज समझ लेते हैं कि हम क्या कहने वाले हैं। ठीक है, इस प्रत्यक्ष का मतलब समझ लीजिए, जैसे हम गांव ग्राम पंचायत में देखते हैं तो ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं वो आपस में मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं, सरपंच का चुनाव करते हैं। पूरे गांव वाले मतलब जिनका नाम मतदाता सूची में है वे लोग इस सरपंच को निर्वाचित करते हैं। इसका मतलब ये प्रत्यक्ष चुनाव हो गया। ठीक है, अब देखिए जो निर्वाचित पंच हैं, मतलब इस पंच में से किसी एक को क्या बना लिया जाएगा, उप सरपंच बना लिया जाएगा, उप सरपंच बना लिया जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो इलेक्शन है, इसका जो चुनाव है पूरे गांव वाले मिलकर नहीं करते, कुछ चुने हुए पंच या चुने हुए पंच आपस में मिलकर आपस में वोट देकर किसी एक को उप सरपंच बनाएंगे। इसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि कुल प्रत्यक्ष निर्वाचन सीट, कितना निर्वाचन सीट था, 10 सीट। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन है ना, तो इसका मिनिमम 5 सीट महिला के लिए आरक्षित होगा, जिसमें पहले से एसटी एससी ओबीसी के लिए यदि महिला है तो भी इस 5 सीट में वो समाहित होंगी। ठीक है, आगे इसका कंडीशन देखेंगे कि कैसे कैसे उसको किया जाना है।
कुछ एक और नियम है जो हमको आगे जाके काम आने वाला है कि जिस वार्ड में एसटी एससी ओबीसी नहीं है, जिस वार्ड की बात करें, किसी शहर की बात है ना, ये वार्ड हो सकता है, आपका जिला हो सकता है ना, क्षेत्र हो सकता है, जनपद हो सकता है। तो जिस वार्ड क्षेत्र या फिर जहां से चुनाव किया जाना है, वहां यदि एसटी एससी ओबीसी की कोई भी जाति निवास नहीं करती है, तब की स्थिति में उस क्षेत्र को, उस वार्ड को अपवर्जित कर दिया जाएगा। अपवर्जित करने का मतलब है, एक नया वर्ड आपको देखने मिल रहा है। अपवर्जित का मतलब है, जब भी हम मान लेते हैं, जैसे आप कभी चोर पुलिस खेलते थे ना, तो एक पर्ची डालते थे इस बॉल में, यहाँ एक 4 पर्ची डालते थे और निकालते थे। तो जब भी हम लॉट निकालेंगे, मान लेते हैं हम एसटी का लॉट निकालने वाले हैं, कि एसटी के सीट के लिए लॉट निकालने वाले हैं, और यदि पता चल गया कि कुछ क्षेत्रों में या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां एसटी निवासरत है ही नहीं, है ना, जनगणना के सर्वे के अनुसार यदि एसटी की जनसंख्या निवासरत नहीं है, तब क्या करेंगे, उस क्षेत्र की पर्ची को यहाँ नहीं रखा जाएगा, उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि वो एसटी की जो क्षेत्र है गलती से भी लॉट में ना आए। इसी को कहते हैं अपवर्जित। जब भी लॉट निकाला जाएगा, तो जिस क्षेत्र में चाहे एसटी है, एससी है, ओबीसी हो, जो भी हो, यदि उस क्षेत्र का निवासरत कोई जनसंख्या है वहां निवास नहीं करती है, तब की स्थिति में उस क्षेत्र के पर्ची को, उस क्षेत्र के लॉट को, उस क्षेत्र के टोकन को अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आगे हम बहुत ज्यादा विस्तार से समझेंगे, अभी आप थोड़ा इसका ओवरव्यू ले लीजिए। ये तो नियम हो गया। ठीक है, ये नियम आपके किसके लिए काम आने वाला है, पंच के लिए, सरपंच के लिए, जनपद जिला सदस्य के लिए, और यहाँ और लिख लीजिए जिला, है ना, जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जितने भी प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाने वाले हैं, उन सबके लिए रूल काम आने वाला है। लॉट निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए लॉट निकालने का तरीका, है ना, और हम आरक्षण का क्रम देखेंगे। सबसे पहले हम तरीका देखेंगे और आरक्षण का क्रम देखेंगे। ये लॉट निकालने का तरीका मतलब लॉट निकाला कैसे जाता है। ठीक है, यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको जरूर जानना चाहिए कि आपके गांव का किस प्रकार लॉट निकाला गया है, कैसे आपके गांव में सरपंच का सीट कैसे आया, उप सरपंच किस वार्ड से, या फिर पंचों का जो अलग अलग वार्ड में होता है ना, एसटी एससी ओबीसी, ये कैसे निर्धारित होता है, ये आपको देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आरक्षण का क्रम यदि पूछा जाए तो देख लीजिए, जब भी हम लॉट निकालेंगे, आरक्षण करेंगे, सबसे पहले एससी कैटेगरी का आरक्षण किया जाएगा, उसके बाद एसटी कैटेगरी का किया जाएगा, फिर ओबीसी कैटेगरी का आरक्षण किया जाता है। ठीक है, अब हम आरक्षण देखने वाले हैं, तो हम कोई एक ऐसा वैल्यू मान के चले जो पूरे हमारे मैथमेटिक के हिसाब से भी फिक्स बैठे, क्योंकि हमको काट फिट करना होगा। इसलिए मैं मान लेता हूं, यदि हम किसी क्षेत्र में चुनाव करना चाहते हैं तो हमको सीट आरक्षित करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपके सरपंच का सीट होता है, सकता है अध्यक्ष का हो सकता है, पंच का तो 100 सीट नहीं होता, पंच तो अधिकतम 20 सीट होता है। ठीक है, फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि ये आप सबके लिए मान के चलिए, एक मैं रॉ मटेरियल दे रहा हूँ या फिर रॉ डाटा बना रहे हैं कि हम आरक्षण निकालते कैसे। मानते हैं किसी क्षेत्र में चुनाव के लिए 100 सीटें हैं, है ना, उसमें एससी और एसटी को आरक्षित किया जाना है। ठीक है, जिसमें उस निवासरत क्षेत्र में एससी की जनसंख्या 12% है, एसटी की जनसंख्या 33% है, इनका आरक्षण करना है। मैंने पहले ही कहा है, यदि 100 सीट है, ठीक है, तो 100 सीट का 12% कितना हो जाएगा, 100 सीट का 12% हो जाएगा 12। तो 12 सीट कितने के लिए निकालना है, एससी कैटेगरी के लिए मुझे 12 सीट निकालने की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्योंकि हम प्रतिशत के हिसाब से निकालना है, और मैं ये प्रतिशत जानबूझ के अपने जैसे मैं अपने हिसाब से लिया हूँ, वास्तविकता कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब इसलिए लिया गया है ताकि ये मैथमेटिकल हिसाब से कटने में आसान हो। ठीक है, अब हम यदि एसटी का निकालना चाहते हैं तो कुल टोटल सीट में से मुझे 33 सीट निकालना है। ठीक है, प्रतिशत ऐसे ही निकालते हैं ना, आगे मैथ्स के बच्चे तो जरूर पता होगा आपको। तो ये 33 सीट हमको निकालना है एसटी के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सीटें निकालनी होती है। और आरक्षण का क्रम क्या होगा, सबसे पहले हम एससी के लिए लॉट निकालेंगे, फिर एसटी के लिए निकालेंगे, और आवश्यक हुआ तो ओबीसी के लिए निकालेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया, है ना, ये हमारा रॉ डाटा है। अब आगे समझते जाइए। आगे है कि प्रक्रिया को देखिए, जब भी लॉट निकाला जाता है ना, तो किसी बंद कमरे में नहीं निकाला जाता। जिस स्थान का लॉटरी निकालना है, जिस स्थान की लॉट निकालना है, जैसे सरपंचों का किसी एक ब्लॉक का, किसी एक जनपद में लगभग 100 सरपंच होते हैं।
ठीक है। यदि सरपंचों का लॉट निकाला जा रहा है तो क्या होगा, सबसे अच्छा ये होगा कि उस सरपंच का एरिया, फिर उस पूरे जनपद में जितने भी ग्राम पंचायत आते हैं, वहां एक नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लगाया जाएगा कि अमुक तारीख को इस स्थान पर कलेक्टर महोदय के द्वारा, याद रखिएगा, विहित प्राधिकारी केवल जिला अध्यक्ष को छोड़कर, ठीक है, लॉट निकालने के लिए जिला अध्यक्ष को छोड़कर शेष के लिए, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जिला सदस्य हो, जनपद का सदस्य हो, जनपद का अध्यक्ष हो, उन सबके लिए विहित प्राधिकारी है कलेक्टर। ठीक है, विहित प्राधिकारी कलेक्टर है। तो नोटिस निकालने, सॉरी, लॉट निकालने के जिस दिन लॉट निकाला जाएगा उसमें एक नोटिस लगाया जाएगा, एक स्थान तय किया जाएगा कि इस स्थान पर, है ना, कि आरक्षण होने वाला है। इसके लिए जनमानस को सूचना दिया जाता है। जनमानस की उपस्थिति में, सामान्य लोगों की उपस्थिति में ही लॉट निकाला जाता है। ठीक है, किसी बंद कमरे में लॉट नहीं निकाला जाता, और उपस्थित लोगों में से चाहे कोई भी हो, ठीक है, उन्हीं के माध्यम से एक एक पर्ची करके लॉट निकाला जाता है। ये वास्तविकता है ना, इसमें कोई भी मतभेद वाली बातें नहीं होगी। ठीक है, तो पहला प्रक्रिया क्या है कि जिस दिन का लॉट निकाला जाएगा उस दिन तारीख, समय, स्थान नोटिस बोर्ड एवं अन्य स्थानों पर लगाया जाएगा। जनमानस को सूचना दिया जाएगा कि अमुक दिन ग्राम पंचायतों के सरपंचों का आरक्षण किया जाना है। इससे क्या होगा, लोगों को विश्वास होगा सरकार के ऊपर कि जो लॉट की प्रक्रिया है वो कोई भी उसमें कोई भी मतलब गलत तरीके से निकाला नहीं जा रहा है, वो सही तरीके से निकाला जा रहा है सभी लोगों की उपस्थिति में। ठीक है, सेकंड हम प्रक्रिया में चलते हैं। तो पहले क्या होगा, सभी 100 सीटों का, ठीक है, अब मान लेते हैं एक, आप इमेजिन कीजिए कि जिस दिन लॉट निकालने वाले हैं पूरे गांव वाले आ गए, 100, 200, 300 जितने भी लोग हैं जो इच्छुक हैं उस दिन आ गए। और आने के बाद क्या होगा, एक जो प्राधिकारी होगा, जैसे कि मैं एक रूम बना दूंगा, मैं एक रूम बना देता हूँ ताकि आपको विजुलाइज करने में आसानी होगा। ठीक है, ये फ्रंट का मैंने टेबल बना दिया। ठीक है, ये फ्रंट का टेबल बना दिया। इस फ्रंट में कुछ अधिकारी कर्मचारी बैठे होंगे, वो क्या करेंगे, सभी लोगों के सामने जितने गांव का लिस्ट निकालना है, जितने गांव का लॉट निकालना है, जैसे 100 ग्राम पंचायत का, ठीक है, 100 ग्राम पंचायत का निकलने वाले हैं, तो उन सभी ग्राम पंचायतों का नाम और क्षेत्र क्रमांक एक पर्ची में लिखा जाएगा। एक पर्ची मतलब एक पर्ची में इस ग्राम पंचायत 1, 2, है ना, इसी प्रकार 100 पर्ची बनाया जाएगा जिसमें ग्राम पंचायत का नाम होगा, और यदि क्षेत्र का नाम है तो क्षेत्र होगा, नहीं तो ग्राम पंचायत का नाम होगा। क्षेत्र का नाम कहाँ आवश्यक होगा, यदि जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के लिए जो क्षेत्र होते हैं, या फिर वार्ड हो गया, वार्ड होता है ना, ये वार्ड क्रमांक दिया जाता है, वार्ड नाम दिया जाता है, तो उन सब का यहाँ पे नाम, एक एक पर्ची में एक गांव का नाम, जैसे मैं मान लेता हूँ एक गांव का नाम हो गया और इसका क्रमांक हो गया, या क्रमांक जहां देंगे जहां क्षेत्र लिखा रहेगा, गांव के लिए केवल गांव का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो 100 ग्रामों का नाम लिख दिया गया। इन 100 ग्राम के नाम को लिखने के बाद क्या किया जाएगा, ये देख लीजिए। इसको सबसे पहले एक ऐसा बॉक्स रहता है, ठीक है, इस सभी पर्ची को इस बॉक्स में डाल दिया जाएगा, पूरे 100 पर्ची को, ठीक है, बॉक्स में डाल दिया गया। क्या कहा गया है कि एससी के लिए हमको 12% निकालना है। देखिए क्रम याद रखिएगा, पहले एससी का आरक्षण होता है, उसके बाद एसटी का। ठीक है, तो 12% एससी की जनसंख्या निवासरत है, तो 100 का 12% हो जाएगा 12, है ना। तो एससी के लिए हमको 12 सीट निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एसटी के लिए हमको 12 सीट निकालना है। ठीक है, आप ये सोच के चलिए कि आप उस स्थान पर खड़े जहाँ पर लॉट निकाला जा रहा है। ठीक है, लेकिन एसटी के लिए 12 सीट तो निकालनी है, साथ में उन क्षेत्रों का नाम, जैसे हमने 100 ग्राम पंचायत का नाम यहाँ डाला है, यदि उन क्षेत्रों का, उन गांवों का नाम अलग कर लिया जाएगा जिसमें एससी की जनसंख्या है ही नहीं ना, जनसंख्या जनगणना के, है ना, जनगणना के डाटा के अनुसार यदि एससी की जनसंख्या इस पर्ची किसी में से एक में नहीं है, या जितने भी होगा उसको बाहर निकाल लिया जाएगा। क्यों, अगर नहीं निकाला गया, और 12 पर्ची तो हमको निकालना है एक एक करके, और गलती से वही पर्ची निकल गया कि जिस गांव में एससी की जनसंख्या ही नहीं है, तब वहां सरपंच के लिए कौन दावेदारी करेगा, या फिर सरपंच की सीट पर कौन आएगा, है ना। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि यदि एससी की जनसंख्या है और यदि उस ग्राम पंचायत में एससी की जनसंख्या नहीं मिलेगी तो यूआर आउट होगा, ऐसा नहीं है। कई कोचिंग के बुक्स आपको ये बता देंगे कि यदि एससी की लॉट निकल गया
और एससी उस गांव में यदि निवासरत नहीं है तो कोई भी खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। लॉट इसीलिए निकाला जाता है और इसीलिए उसको अलग किया जाएगा, है ना। यही दिक्कतें ना आए इसलिए क्या करेंगे, यदि एससी की ऐसी कोई जनसंख्या वाला गांव, जो जिस गांव में एससी की एक भी जनसंख्या नहीं है, तब क्या करेंगे, उस पर्ची को अलग कर लिया जाएगा ताकि गलती से भी होना है। ठीक है, अब हम अपनी सुविधा अनुसार आप पढ़ाने के लिए बता देते हैं कि मान लेते हैं कि 100 में से जो 5 ग्राम पंचायत है वहाँ एससी की जनसंख्या नहीं है, तब उन 5 को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाएगा। 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 पर्ची हमने बाहर निकाल ली। तो इस डिब्बे में कितने पर्ची बचे, शेष 95 पर्ची बचे। ठीक है, 5 क्यों बाहर निकाले, क्योंकि वहां पे ग्राम पंचायत में एससी की कोई भी जनसंख्या नहीं है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कि उस 95 पर्ची में से 12 पर्ची उपस्थित लोगों द्वारा निकाला जाएगा। ऐसा नहीं कि सब एक साथ आ जाएंगे, यहाँ एक जो अधिकारी बैठा है वो एक एक करके सबको बुलाते जाएगा। एक पर्ची निकाले, मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति आए, हाथ डालकर, देखिए ऐसा भी रूल है कि आपको देखकर या नाम पढ़कर नहीं निकालना है ना। पर्ची जो है देखकर या नाम पढ़कर नहीं निकालना है। आपका आंख या फिर आप किसी और दिशा में देखेंगे, केवल हाथ डालेंगे और एक पर्ची निकालेंगे रेंडमली। ठीक है, इसमें पर्ची जो है रेंडमली आपको हाथ डालकर निकालना होगा। ठीक है, पर्ची इसमें क्या करना होगा, हाथ डालकर रेंडमली निकालना होगा। ठीक है, तो ऐसे करके पूरे 12 पर्ची निकाल लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे करके पूरे 12 पर्ची निकाल लिया जाएगा। मान लेते हैं पूरा 12 पर्ची निकल गया, तो 95 में 12 पर्ची निकला तो बचा कितना, शेष 83। और पहले हमने ये 5 अलग करके रखा, अब इसको एक मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब हमको एससी के लिए 12 सीट निकालना था, 12 सीट हमने निकाल लिया। बाकी इस 5 को वापस इस डिब्बे में डाल देंगे, तो शेष हमारा इस डिब्बे में कितना बचा, 85 सीट बचा। ठीक है, 85 बोलता हूँ जी, 88 पर्ची बचेगा ना, क्योंकि 12 हमने निकाला है तो 88 पर्ची बच जाएगा। अब इस 88 पर्ची को फिलहाल साइड में रखिए। अब इस 12 पर्ची का क्या करना है, अब ये देखिए, ये पर्ची वापस डिब्बे में नहीं जाएगा। ठीक है, अब इस पर्ची का क्या करना है देखिएगा, 12 पर्ची में से महिलाओं को भी 50% आरक्षण देना है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि जो आरक्षित सीट होगा उसमें से 12% जो है महिलाओं को आरक्षित करना होता है। ठीक है, तो 12 सीट जो है हमने 12% सीट हमको निकालना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 12 पर्ची को एक फिर से एक बॉल में डालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से आधा, 12 का आधा कितना होता है, 6, 50% ना, तो 12 का आधा 6 होगा। इस 12 पर्ची में से 6 पर्ची हमको बाहर निकालना है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। और यहाँ भी ऐसा रूल लगता है, मान लेते हैं कोई ग्राम पंचायत में महिलाएं नहीं हैं, तब उस ग्राम पंचायत के उन ग्राम पंचायतों के पर्ची को बाहर रखा जाएगा। जैसे हमने 5 पर्ची बाहर रखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में ऐसा संभव है ही नहीं कि कहीं महिलाएं हो ना, नहीं, है ना। यदि एससी का पुरुष किसी गांव में निवासरत है तो महिलाएं भी होंगी, फिक्स है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सभी जगह महिलाएं उपस्थित है, तब यहाँ से निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। पुनः किसी 6 लोग को बुलाया जाएगा और 6 लोग वापस एक एक करके पर्ची निकालेंगे इस प्रकार से। ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6। तो ये जो 6 पर्ची है, यहाँ केवल एससी की जो महिलाएं हैं वो चुनाव लड़ सकती है। बाकी बचा शेष 6 हमारे पास, तो इसमें एससी के फीमेल और मेल दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, आरक्षण केवल महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। बहुत लोग ये बात उठाते हैं कि 6 पर्ची महिलाओं के लिए निकल गया तो महिलाएं 6 में अपना चुनाव लड़ेंगी, बाकी 6 में पुरुष, ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना। तो पुरुषों के लिए कोई आरक्षण नहीं है, इसलिए जो 6 पर्ची निकाला गया महिलाओं के लिए, उसमें तो केवल महिलाएं आएंगी, वो भी कौन सी महिलाएं, एससी की। और बाकी जो 6 पर्ची बच गया उसमें महिला पुरुष कोई भी लड़ सकते हैं एससी कैटेगरी के। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में पढ़िए, 12 पर्ची में से अब 50% यानी कि 6 नाम लॉट निकाला जाएगा। 6 पर्ची निकाली जाएगी, इसमें केवल महिला ही चुनाव लड़ सकती है। 6 पर्ची में महिला और पुरुष कोई भी आ सकता है। इस प्रकार एससी कैटेगरी का आरक्षण हमारा पूर्ण हो गया। ठीक है, एसटी कैटेगरी का हमारा जो आरक्षण है वो पूर्ण हो गया। अब हमारा क्रम याद रखना है, अब एससी के बाद हमको करना है एसटी का। याद रखिए, अब बॉल में कितने सारे पर्ची होंगे टोटल,
हमारे पास 100 में से हमने 12 निकाल लिया, बचा 88। तो अब बॉल में हम 88 पर्ची को डालेंगे एसटी के निकालने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। एसटी को भी हमको 33% आरक्षण करना है, यानी 100 का 33%, है ना। तो इसमें हो जाएगा हमारा 33 सीट देना होगा। पूर्व में जो हमने एससी का जो 12 सीट निकालना है उसको हम अलग रखना है, उसकी पर्ची बन गई, अब उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अब बचे हमारे पास 88 पर्ची, ठीक है। तो वापस इस 88 पर्ची को इस बॉल में डाल देते हैं, ठीक है। अब फिर से वही कंडीशन, यहाँ भी देखना है कि किसी ग्राम पंचायत में एसटी की जनसंख्या है कि नहीं है। यदि एसटी की जनसंख्या नहीं है तो उतने पर्ची, उतने पर्ची का मतलब है उस ग्राम पंचायत का पर्ची, है ना। याद रखिए ध्यान से, उतने पर्ची का मतलब है कि उस ग्राम या फिर उस गांव का, मतलब ए बी सी डी करके अगर मैं नाम दे दूं, यदि ए और बी में यदि एसटी की जनसंख्या नहीं है तो इसी ए बी सी को ही, अभी ए बी सी लिखे वाले पर्ची को ही बाहर रखना है, ठीक है। यहाँ पे रेंडमली बाहर नहीं करना है। जिस ग्राम पंचायत का नाम एसटी या फिर जिस ग्राम पंचायत में एसटी की जनसंख्या नहीं है उसी ग्राम पंचायत के पर्ची को बाहर रखना है, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि 20 सीट ऐसे हैं जिन पर एसटी की जनसंख्या है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ 88 पर्ची था, टोटल 88 था, 20 हमने बाहर कर लिया, बचा कितना यहाँ पे 68, है। अब बॉल में 68 बचा, 20 तो हमने निकाल लिया क्योंकि वहां तो एसटी की जनसंख्या है ही नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 68 पर्ची में से 33 पर्ची निकालने के लिए, 33 लॉट निकालने के लिए पुनः लोगों को बुलाया जाएगा, आओ भाई अपना एक एक पर्ची निकाल कर देते जाइए। तो जो पर्ची लोग आएंगे, पर्ची निकालेंगे, अधिकारी के हाथ में थमाएंगे, और वो जो 33 पर्ची निकलेगा वो हमारे किसके लिए है, एसटी के लिए है, ठीक है। मान लेते हैं पूरा 33 पर्ची निकल गया। अब इस बॉल में कितना बचा, 33 पर्ची निकलने के बाद 68 में 33 माइनस करेंगे तो 35 बच जाएगा, 35 पर्ची बचा। और पहले से 20 हमने अलग निकाल के रखा है, इन दोनों को हम फिर से एक कर देंगे। तो 35 प्लस 20 कितना हो गया हमारे पास, 5 और ये 5, टोटल अब हमारे पास 55 सीट बच गया है, ठीक है। अब इस 55 सीट को आप थोड़ा सा साइड में रखिए और आप अब आगे समझिए, ठीक है। तो 33 में से हमने 33% में से हमने 33 सीट तो निकाल लिया। अब इस 33 में से 50% महिलाओं को भी आरक्षण करना है, ठीक है। तो 33 का 50% होता है 16.5, लेकिन 16.5 नहीं लेंगे, हम इसको 17 सीट मानेंगे। यदि यही देखिए यहाँ पे लिखा है ना 16.50, यदि 16 के बाद यदि 4 जीरो हो जाता ना, मतलब यदि 50 हो गया तब उसको एक मान के चलेंगे राउंड अप, और यदि यदि 16.40 हो जाता तो हम इसको 16 सीट मानते, क्योंकि ये 50 हो चुका है इसलिए हम इसको 17 सीट मान के चलेंगे। तो 33 में से 17 फिर से निकालेंगे, है ना। अब यहाँ भी हमको महिला देखना होता है, महिला पुरुष, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 33 निकाले, अब इस 33 में से 17 सीट फिर बाहर निकालेंगे। तो ये जो 17 सीट हो ना, ये आपके फीमेल के लिए होगा, एसटी फीमेल। शेष बचा 16 सीट, तो इसमें आपके किसके आ जाएंगे, है ना। ये 16 देखिए, 17 सीट में महिला आ जाएंगी और 16 सीट में महिला पुरुष दोनों, ठीक है। कौन सा सामान्य नहीं, ये एसटी का महिला पुरुष हो जाएगा, ठीक है। इस 16 सीट में आपके एसटी के महिला और पुरुष दोनों होंगे, मेल और फीमेल दोनों लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एसटी का भी आरक्षण हो गया। तो टोटल हमने कितना आरक्षण कर लिया, 12% तो हमने एससी के लिए दे दिया, 33 सीट हमने निकाल दिया एसटी के लिए। टोटल सीट गिनेंगे तो ये हो जाएगा 5 ना, टोटल सीट 5 और ये हो गया 4, टोटल 45 सीट तो हमने आरक्षित कर दिया। लेकिन रूल क्या कहता है, देखिए टोटल हमारे पास कितने सीट थे, टोटल 100 सीट जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने थे, ठीक है। उसमें से यदि हम 50% निकालें तो 50 सीट होता है। नियम कहता है यदि 50 या 50% से कम एसटी एससी के लिए आरक्षित होता है, कम देखिए 45 ही हुआ ना, 100 का 45 कितना हुआ, 45% हुआ, होना था 50 या फिर होना था टोटल 51, यदि 51 सीट आरक्षित होता तब ओबीसी को नहीं मिलता। लेकिन एज पर रूल यदि एसटी एससी के लिए 50% या उससे कम सीट आरक्षित होती है तो डायरेक्ट 25% हमको देना है ओबीसी को, वो कंडीशन यहाँ फॉलो हो गया, ठीक है। यदि एस टी एस सी मिला के 51 हो जाते, 51 से अधिक हो जाता
तब हमको ओबीसी को देने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो टोटल 45 पर्ची तो बाहर आ चुकी है, बचा हमारे पास बॉल में 55 सीट। अब आगे देखते हैं इस 55 सीट का क्या करना है। ठीक है, तो 100 में से 12 सीट हमने एससी के लिए दिया, एसटी के लिए दिया 33 सीट, आरक्षण हुआ 45% का सीट का आरक्षण हुआ है। लेकिन नियमानुसार एसटी एससी को जोड़कर कुल आरक्षण 50% या 50 से कम होता है, तब ओबीसी को 25% दिया जाता है। अब बहुत लोग का टेंशन ये होगा कि किसका 25%, कुल का कि शेष 55 का। तो याद रखिए, जब भी आप प्रतिशत की बात करेंगे तो कुल सीट का 25%, इसका कुल सीट का 25% हमको ओबीसी को देना है। ठीक है, तो 100 का 25% हो जाएगा 25। इस प्रकार से 25 सीट हमको ओबीसी के लिए अब प्लॉट निकालनी होगी। ठीक है, तो हम फिर से एक बॉल बनाएंगे, ये बॉल बना लिया, इसमें 55 पर्ची डाल दिए जो बचा था। फिर से वही रूल लागू होगा, यदि ओबीसी की जनसंख्या यदि किसी ग्राम पंचायत में निवास नहीं करती है, तब उतने ही या फिर उसी ग्राम पंचायत का उतने ही संख्या में उतने ही ग्राम पंचायत का यहाँ से पर्ची बाहर कर दिया जाएगा। हम मान के चलते हैं कि 10 ऐसे ग्राम पंचायत है जिसमें ओबीसी की जनसंख्या निवासरत है ही नहीं, तब इस 55 में से 10 सीट हम बाहर निकालेंगे। ये हमने निकाल दिया। ठीक है, बचा अंदर कितना, बचा हमारे पास 45 सीट। अब इसी 45 सीट में से 25 सीट हमको निकालना है ओबीसी के लिए। ठीक है, अब इसी 45 में से 25 सीट निकालने हैं ओबीसी के लिए, 25 पर्ची। फिर से लोग आएंगे धीरे धीरे, पूरे 25 पर्ची बाहर निकालेंगे, और जितने भी पर्ची निकलेंगे वो सब ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है, वो ग्राम पंचायत, वो क्षेत्र, वो वार्ड, वो जिला, जो कहें आप, उतने क्षेत्र जो है ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, 45 में 25 माइनस करेंगे तो 0 और ये 2, टोटल अब इस बॉल में बच गया 20 और हमने अलग निकाल के रखा था 10, तो हमारे पास जो 30 पर्ची हमारे पास शेष बच गया। ठीक है, 30 पर्ची हमारे पास शेष बच गया। इस 30 का क्या करना है हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इस 25 सीट हमने जो निकाले हैं उसके बारे में आप सोचते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, अभी जो 25 सीट निकाले थे, ठीक है, तो इस 25 सीट में से हमको अब आधा जो है ओबीसी महिला को भी देना होगा। हमने क्या कहा था, आरक्षित सीट में से आधा। ठीक है, आरक्षित सीट में से आधा फिर से महिला को देना होगा। तो इस 25 का आधा करेंगे तो 12.5, 12.5 ना बोल के हम कहेंगे 13, तो 13 सीट चली जाएगी महिला के लिए। किस, कौन सी महिला, ओबीसी महिला। ठीक है, ओबीसी फीमेल के लिए, ओबीसी फीमेल के लिए चले जाएगा कितना, 13 सीट। बचा हमारे पास 12 सीट, यहाँ आ जाएगा आपका ओबीसी का फीमेल और मेल दोनों। ठीक है, इस प्रकार हमने एसटी एससी ओबीसी का और उससे संबंधित महिलाओं का भी आरक्षण कर लिया। हमारे पास 30 सीट बचा हुआ है। अब हम इसको कैसे करेंगे ये देखिए, 45 सीट में से 25 सीट लाट निकाला गया, 25 सीट अलग कर लिए गए, 20 तथा 10 सीट अलग रखे गए। ठीक है, 25 सीट में से 50 पद महिला के लिए आरक्षित करना होता है, तो 25 का 50 पद होता है 12.5, तो 12.5 ना मान के हमने 13 मान लिया। ठीक है, 25 में से 13 सीट महिला को दे दिया गया और 12 सीट पुरुष को दे दिया गया। इस प्रकार हमारा एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण होगा। अब सवाल ये आता है, क्या लास्ट जो 30 सीट हमारे पास बचा है, ठीक है, क्या लास्ट का 30 सीट हमारे पास बचा है, वो क्या जनरल में चला जाएगा। जनरल में दो प्रकार के होते हैं ना, जनरल में आपका कोई भी जाति का महिला पुरुष लड़ सकता है, लेकिन अभी हमारा कंप्लीट काम हुआ नहीं है। ठीक है, फिर से देखिएगा, हमारे पास एक रूल क्या कहता है कि कुल प्रत्यक्ष निर्वाचित सीट में से आधा सीट महिला हेतु आरक्षित होना चाहिए, जिसमें एसटी एससी ओबीसी भी शामिल होंगे। कुल प्रत्यक्ष सीट हमारे पास कितना था, 100, इसका आधा महिला को जाना चाहिए। जैसे नियम है ना, कुल प्रत्यक्ष निर्वाचित सीट में से आधा सीट महिला के लिए जानी चाहिए। उसमें हम क्या शामिल कर सकते हैं, जो एसटी के लिए महिला सीट निकाले थे, एससी के लिए, एसटी के लिए कितना सीट निकाले थे, एसटी के लिए हम 17 सीट निकाले थे, एससी के लिए 12 सीट निकाले थे, अभी ओबीसी के लिए फिर से 13 सीट निकाले हैं। इन सब को जोड़ने के बाद 50% होना चाहिए महिलाओं का। ठीक है, तो 100 में 50% जो सीट है या 50 सीट है वो महिला को जाना ही चाहिए। अब हम देखते हैं कितना प्रतिशत हमने महिला को आरक्षित किया। टोटल एससी का आरक्षण था 12, ठीक है, एससी का टोटल आरक्षण था 12,
इस 12 में से 6 हमने महिला को दे दिया, 6 महिला और पुरुष दोनों के लिए, उसमें से SC ST महिला के, SC महिला के लिए। 33 ST के लिए आरक्षित हुआ था, इसमें से 17 महिला को चला गया, और जो 16 सीट है वो महिला पुरुष ST के लिए। 25 OBC के लिए आरक्षित हुआ था, 13 महिला के लिए चला गया, और ये जो 12 सीट है वो महिला पुरुष OBC के लिए चला गया। हम महिला का यहाँ ऐड कर लें, क्या महिला का ऐड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, 13 6 और इसको जोड़िए तो कितना सीट होता है हमको पता चल जाएगा। ठीक है, 13 17 और 6 इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 7 3 10। ठीक है, इतना हो जाएगा ना, 7 और 3 हो जाएगा 10, 10 10 6 16, और ये यहाँ की एक 36 सीट, टोटल 36 सीट ही हम आरक्षित कर पाए महिला के लिए। लेकिन एज पर रूल कहता है कि हमको 50% जो सीट है वो महिला को देना है। ठीक है, कुल प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले सीट में से 50% महिला के लिए जानी चाहिए, लेकिन हो रहा है हमारे पास कितना, 36 सीट ही, या 36% ही हम आरक्षण कर पाए। ठीक है, अब एज पर रूल हमको कितने महिला की आवश्यकता पड़ रही है, 50 में अब 36 माइनस कीजिए, 10 4 और ये 1, मतलब 14 सीट हमको महिला के लिए और आरक्षित करना है। ठीक है, तो टोटल 12 33 और 25 सीट तो ऐसे ही खत्म हो गए हैं, है ना। शेष हमारे पास बचा है 30 सीट, है ना, 30 पर्ची और बचा है। तो इसी 30 पर्ची में से, ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, इसी 30 पर्ची में से मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, इसी 30 पर्ची में से अब इस 30 पर्ची को पुनः आप बाउल में डालिए और इस 30 में से 14 सीट निकालिए, किसके लिए, महिला के लिए। ठीक है, 14 सीट निकालिए महिला के लिए, तो 14 सीट हम यहाँ निकालेंगे महिला के लिए, तो 14 सीट हमने यहाँ महिला के लिए निकाले। टोटल जनरल में कितना सीट आया था, टोटल जनरल में आया था 30 सीट, 30 में से 14 हमने निकाल दिया, तो 30 में जैसे ही हम 14 निकालते हैं तो ये हमारे पास बच जाता है 16 सीट, ये 16 सीट। ठीक है, ये 16 सीट, शायद ये अगर नहीं खिला तो दूसरे कलर में देखिए, ये 30 सीट था, ये 14 सीट निकाल दिए और ये 16 सीट। तो इस प्रकार से कुल टोटल आरक्षण हो गया यहाँ पे 100%, और यहाँ पे हो गया हमारा कितना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50, यहाँ पे हो गया 50 और 50 पुरुष के लिए। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि SC के लिए 12 सीट निकाला था, 6 सीट महिला को चला गया, 6 सीट SC महिला पुरुष के लिए चला गया। 33 ST के लिए निकाला था, 17 सीट चला गया, 17 चला गया महिला के लिए और 16 चला गया महिला पुरुष के लिए। ठीक है, 25 OBC के लिए निकला था, 13 महिला को चला गया, फिर 12 इतने, ये जो महिला, अब देखिए ये 14 सीट जो हमने महिला के लिए निकाला है, इसमें ST की महिला, OBC की महिला और SC की महिला, इस 14 सीट में क्लास क्वालिफाइड कर सकती है। SC ST और OBC, ये तीनों जो महिलाएं हैं, तीनों कास्ट की महिलाएं हैं, इस 14 सीट पर अपने दावेदारी कर सकती है। ठीक है, और ये जो 16 सीट हमारे निकले हैं, है ना, इसमें आपके SC ST और OBC, या फिर हम कहें UR, ठीक है, हम कहें UR, सॉरी मैं यहाँ आपको UR बताना भूल गया था, यहाँ पे UR भी आएगा ना, यहाँ UR, तो इसमें ST SC OBC UR मेल और फीमेल इस 16 पर लड़ सकते हैं। ठीक है, शायद मेरा नाम पीछे आया होगा, देखिए। ठीक है, तो 16 पर ST SC OBC UR महिला मेल फीमेल सब लड़ सकते हैं, और 14 सीट पर SC ST OBC UR की महिला दावेदारी कर सकती है। तो इस प्रकार से हमारा आरक्षण कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो आप हमको कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।